नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। बच्चों, आज हम क्लास 9th का प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ का तीसरी क्लास करेंगे। इससे पहले हमने बच्चों गैस के गुण धर्मों को कर लिया था। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू में क्या है बच्चों, ठोस पदार्थों का संपीड़न। ठोस पदार्थों का बच्चों जो संपीड़न है वो सबसे कम होता है, द्रव से भी और गैस से भी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है ठोस पदार्थ में वो सबसे कम पाया जाता है। अब ठोस पदार्थ में अगर रिक्त स्थान कम पाएंगे तो उसे संपीड़ित भी क्या है, सबसे कम किया जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही है बच्चों? डी ऑप्शन सही। और रीजन क्या? क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम पाया जाता है। रिक्त स्थान क्या है बच्चों? सबसे कम पाया जाता है। इसीलिए इनको सबसे कम संपीड़ित किया जाता है। जो इनका संपीड़न है वो सबसे क्या है बच्चों? कम है, क्योंकि इनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो सबसे कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन भाई, कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिक है? जिसमें बच्चों सबसे कम रिक्त स्थान है ठोस में। ठोस में बच्चों क्या है? आकर्षण बल सबसे अधिक आकर्षण बल है। सबसे अधिक आकर्षण बल है। आपकी बात समझ में? सबसे अधिक आकर्षण बल है क्योंकि इनके बीच में रिक्त स्थान क्या है? सबसे कम है। क्लियर है भाई? जिनके बीच में रिक्त स्थान कम पाया जाएगा, ठीक है, उनके बीच में आकर्षण बल क्या हो जाएगा? सबसे उच्चतम पाया जाएगा। इसीलिए बच्चों आपको किसी भी ठोस को तोड़ने के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा बल की आवश्यकता होती है। कौन सा तरल पदार्थ नहीं है बच्चों? तरल पदार्थ कौन नहीं होते? जिनमें बहाव नहीं होता, ठीक है, वो पदार्थ क्या हो जाएगा? तरल पदार्थ नहीं होते। बच्चों जल, जल क्या है बच्चों? आपका तरल पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? बहाव पाया जाता है। पारा, बच्चों इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो देखते नहीं भाई, थर्ममीटर में पहले रहता था और ये फ्लूइड क्या हो जाएगा? बढ़ जाता था। तो इसमें भी बच्चों क्या है? बहाव पाया जाता है। हवा, बहाव पाया जाता है। लोहा, बच्चों लोहे में बहाव नहीं पाया जाता। आप लोहे को क्या नाम है? रख दो, ठीक है, वो जिस स्थिति में रखा हुआ है उसी स्थिति में रखा रहेगा, उसमें बहाव क्या हो जाएगा? नहीं पाया जाएगा। बहाव नहीं पाया जाएगा तो बच्चों ये तरल पदार्थ नहीं है। बहाव नहीं पाया जाता, अर्थात यह तरल पदार्थ तरल पदार्थ क्या है? नहीं है।
जिसमें बच्चों जो तरल पदार्थ होंगे उन सभी में क्या है बच्चों, बहाव जो है वो पाया जाएगा। क्लियर है भाई ये बात? अगला भाई, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पे उसके जल स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। भाई ये आपका क्या है, एक बीकर है जिसमें क्या है, जल भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ये रहा। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, जल भरा हुआ है। अब इसमें जल भरा हुआ है, आपने 2 चम्मच चीनी डाल दी। 2 चम्मच क्या हो जाएगा, इसमें चीनी डाल दी। तो बच्चों ये जल स्तर माना, ये 10 सेंटीमीटर है। तो आप 2 चम्मच चीनी डाल दो या 3 चम्मच चीनी डाल दो, तो फिर इसका क्या नाम है, आप स्तर नापोगे तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर भी आएगा। चीनी डालने के पहले, चीनी डालने के पहले 10 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, चीनी डालने के बाद, चीनी दस सेंटीमीटर यानी इसके स्तर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव क्या हो जाएगा बच्चों, होने वाला नहीं है। क्या 10 सेंटीमीटर क्या है, दोनों तरफ होगा। ठीक है, दोनों तरफ भी क्या होगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर होगा। तो अब ये चीनी गई कहाँ बच्चों, बच्चों ये जल है, जल में क्या है, रिक्त स्थान होते हैं। जल में क्या है बच्चों, रिक्त स्थान है। जल में रिक्त स्थान होते हैं। जो चीनी के कण हैं इन्हीं रिक्त स्थानों में व्यवस्थित हो जाती है। चीनी के कण रिक्त स्थान में ही ये चीनी डाली, ये रिक्त स्थान है। इन्हीं रिक्त स्थानों में क्या होगी, जो चीनी के कण होंगे वो व्यवस्थित हो जाएंगे, जिसके कारण जल का स्तर बच्चों क्या है, बढ़ेगा नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, ये। क्लियर है भाई, जल के कणों के बीच में ही क्या हो जाएगा, चीनी के कण व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण इनका जो स्तर है जल का वो बढ़ता नहीं है। एक बार नोट कर लें इसे। चलो अच्छा। बच्चों सबसे पहले ठोस, द्रव और गैस में अंतर। सबसे पहले बच्चों क्या, ठोस का आकार और आयतन। बच्चों जो ठोस का आकार होता है और ठोस का जो आयतन होता है दोनों ही निश्चित होते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे, ठोस का जो आकार होता है और जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। माना कि ये हमारा ठोस है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है बच्चों, ठोस है।
अब इसको उठा के आप कहीं पे भी रख दो, इसको उठा के आप बच्चों कहीं पर भी रख दो, ठीक है, तो ये क्या है, सेम आकार का ही होगा। कहीं पे रख दो, कहीं पर भी रख दो, आगे बात समझ में, इसका आकार भी इतना होगा और आयतन भी क्या है बच्चों, इतना ही होगा। क्लियर है? ठोस का जो आकार और आयतन होते हैं दोनों क्या है बच्चों, निश्चित होते हैं। भाई द्रव्य का अगला टॉपिक क्या है बच्चों, द्रव का। द्रव का बच्चों आयतन तो निश्चित होता है। जैसे क्या बच्चों, 1 लीटर है कोई चीज, तो बच्चों 1 लीटर ही रहेगी, परंतु बच्चों उसका आकार निश्चित नहीं होता। आपने बच्चों कोल्ड ड्रिंक की क्या नाम है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की बोतल देखी होंगी, अलग अलग तरीके की बोतल देखी होंगी, ठीक है, सब में क्या नाम है, माना कि 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक आ रही, अब उन 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक में क्या नाम है, सबके अलग अलग आकार है कि नहीं है, सबके बच्चों अलग अलग आकार, या उसमें से आप क्या है गिलास में डाल देते हैं तो किस आकार के हो जाते हैं, गिलास के आकार के हो जाते हैं, ठीक है, किसी अन्य चीज में डाल देते हैं तो अन्न में। तो बच्चों जो द्रव है आपका, उसका आयतन निश्चित है परंतु आकार निश्चित नहीं है, ठीक है, और ये जिस पात्र में, जिस भी बर्तन में आप डालोगे द्रव को, वो उसी आकार का बच्चों क्या है, हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों गैस की। गैस का ना ही बच्चों आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। गैस का ना ही बच्चों आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। चले भाई अगला, ठोस के अणु। बच्चों अगर ये ठोस है तो इसके अणु देखो बड़े पास पास होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये रहा, इसके अणु क्या है बच्चों, बड़े पास पास हैं। इनके बीच में रिक्त स्थान क्या है, ना के बराबर बच्चों, बहुत अगर पाया भी जाता है तो नग्न रिक्त स्थान पाया जाएगा, ठीक है बच्चों। ये रहा बच्चों, ये क्या है बच्चों, ठोस है, क्या है भाई, ठोस, और इनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो क्या है बच्चों, नग्न। नग्न का मतलब क्या बच्चों, ना के बराबर। ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, अणुओं के में अच्छा जो इनके बीच में रिक्त स्थान होता है वो भी स्थिर होता है, इन जिसके कारण इनके आकार को आसानी से परिवर्तित क्या हो जाएगा, नहीं किया जा सकता। क्लियर है? द्रव जो होते हैं ठोस की तुलना में इनके कण दूर दूर होते हैं। यहाँ पे मैं एक द्रव के लिए बना देता हूं बच्चों, ये हमारे द्रव के लिए है। इसमें जो बच्चों कण होंगे थोड़ा सा दूर दूर होंगे, ठोस की अपेक्षा। ठोस की अपेक्षा इसमें कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। परंतु अगर बात करें किसकी, गैस की, तो गैस से क्या है बच्चों, पास पास में होते हैं, ठीक है। ठोस के जो सॉरी द्रव के जो कण है ठोस की तुलना में, द्रव के जो कण है ठोस की तुलना में दूर दूर है, परंतु गैस से जब तुलना करोगे तो द्रव में कण क्या है, पास पास है। ये आ गया क्या बच्चों, द्रव। चलो भाई, सबसे दूर दूर कण, ये क्या बच्चों, गैस। क्लियर है भाई? गैस के कण क्या हो जाएगा, सबसे दूर दूर पाए जाते हैं, और जो अणुओं का स्थान है वो भी क्या है बच्चों, स्थिर नहीं रहता। आप इसको दबाव डालोगे तो इनके कण थोड़े पास हो जाएंगे। तो यही कहा गया है कि इनके जो अणु होते हैं इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो भी स्थिर नहीं पाया जाता। चलिए भाई अगला, ठोस के अणु की गतिज ऊर्जा कम होती है। गतिज ऊर्जा कब होगी बच्चों, जब उनके बीच में रिक्त स्थान पाएगा, जो कण होंगे वो गतिशील होंगे। अगर ऐसा होगा तब तो उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। जब उनके बीच में रिक्त स्थान ही सबसे कम है, उनके बीच में क्या नाम है, गतिज ऊर्जा कैसे अधिक हो सकती है। आगे बात समझ में, आपने देखा भाई ठोस के ये जो कण है ये क्या है, बहुत पास पास है।
अब ये ठोस के कण को, एक कण दूसरे कण पर क्या हो जाएगा, जैसे मूव करेगा क्या है, टकरा जाएगा। तो भाई गतिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों, सबसे कम होगी, क्योंकि इनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो सबसे कम पाया जाता है। बच्चों द्रव के अणुओं में गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा तो अधिक होती है, परंतु ठोस के अणुओं सॉरी द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा कुछ अधिक होती है, अर्थात ठोस के अणुओं की तुलना में तो अधिक होती है। अगर ठोस से तुलना करोगे द्रव की गति ऊर्जा, तो द्रव की गतिज ऊर्जा क्या है, अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि इनके बीच में रिक्त स्थान अधिक पाया जाता है। रिक्त स्थान अधिक पाया जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या है, अधिक पाएगी। परंतु अगर यही तुलना अगर आप द्रव की गैस से करोगे, तो गैस की क्या है गतिज ऊर्जा, गैस की जो गतिज ऊर्जा है द्रव की गतिज ऊर्जा से अधिक आएगी। क्लियर है। सबसे अधिक गैस गतिज ऊर्जा किसमें होगी बच्चों, गैस में होगी। अगला पॉइंट, संपीड़िता। संपीड़िता का मतलब क्या है, उनको क्या है बच्चों, दबाया जा सके, दबाव करके उनको क्या है, पास पास क्या हो जाएगा, लाया जा सके। और ऐसा संभव कब है, जब उनके बीच में रिक्त स्थान होगा, तब उनको संपीड़ित कर पाना क्या है, संभव है। परंतु अगर उनके बीच में रिक्त स्थान नहीं है, तो उन्हें संपीड़ित कर पाना भी संभव क्या हो जाएगा, नहीं। अगर ठोस की बात करोगे, तो ठोस की संपीड़िता क्या हो जाएगी, बहुत कम होती है या नगण्य होती है। क्योंकि अगर आप ठोस को दबाओगे, तो उनके बीच में रिक्त स्थान नहीं है कि उसके कारण वो क्या है, करीब आ जाए या पास पास आ जाए। बच्चों द्रव की बात करते हैं, ठोस की अपेक्षा क्या हो जाएगा, इसमें अधिक संपीड़िता पाई जाती है। मतलब आप बाहर से कोई बल लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो इनमें थोड़ा बहुत संपीड़न क्या हो जाएगा, देखने को मिलेगा। ठीक है। गैस, गैस में बच्चों बहुत ज्यादा रिक्त स्थान क्या हो जाएगा, पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें संपीड़िता भी क्या हो जाएगा, सबसे अधिक पाई जाती है। क्लियर भाई, इनको अधिक से क्या हो जाएगा, दबाव डाल के क्या है, पास पास या पिचकाया जा सकता है। बहेगा कौन भाई, बहने का गुण किसमें पाया जाता है, जिसमें गतिशीलता पाई जाती है, जिनमें रिक्त स्थान पाए जाएंगे, वो कण क्या हो जाएगा, बहते हैं। तो भाई ठोस में तो क्या हो जाएगा, जो बहाव है वो क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि इनमें गतिज ऊर्जा निम्न है, रिक्त स्थान है नहीं, तो इसलिए इनमें जो बहाव है वो भी क्या है, सबसे कम है। द्रव की बात करते हैं, द्रव में जो बहाव है गैस की तुलना में, तो गैस की तुलना में तो कम है, परंतु ठोस की तुलना में क्या है, ज्यादा है। आगे बात समझ में भाई। और द्रव कैसे बहता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। और बच्चों जो गैसें हैं, गैसें तो बच्चों सभी दिशाओं में क्या हो जाएगा, बहती है। गैसों में क्या हो जाएगा, बहने का गुण क्या हो जाएगा, सबसे अधिक पाया जाता है। चलो, घनत्व तो क्या होता है बच्चों, आपको घनत्व तो पता होना चाहिए। घनत्व तो जो होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, घनत्व तो जो होता है बच्चों, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है भाई, द्रव्यमान बटे आयतन, ये घनत्व होता है। आगे बात समझ, घनत्व जो होता है वो क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान बटे आयतन। इसका घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है। सबसे कम किसका बच्चों, गैस का। गैस का घनत्व क्या होता है बच्चों, सबसे कम होता है। और ठोस का घनत्व क्या होता है बच्चों, सबसे अधिक होता है। और द्रव का घनत्व जो होता है वो क्या होता है, ठोस से तो कम होता है। द्रव का जो घनत्व है ठोस से तो कम होता है, परंतु गैस से क्या है, अधिक होता है। घनत्व का क्या मतलब है बच्चों, द्रव्यमान बटे आयतन। जिसका आयतन जिसका आयतन जिसका आयतन अधिक होगा, जिसका आयतन अधिक होगा, घनत्व क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो बच्चों ठोस का आयतन मुख्यतः सबसे कम होता है, तो इसका घनत्व तो अधिक हो गया। ठीक है, सॉरी।
ठोस का जो आयतन होता है बच्चों कम होता है। ठोस का आयतन बच्चों क्या होता है? कम होता है। जिसका आयतन बच्चों क्या है? कम हो गया, उसका घनत्व तो क्या हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा। क्लियर है भाई? जिसका भी आयतन बच्चों कम होगा उसका घनत्व तो क्या होगा? अधिक होगा। बच्चों सबसे अधिक घनत्व ठोस का होता है, फिर सबसे कम घनत्व गैस का होता है, और मध्यम घनत्व किसका होता है? द्रव का। इसमें अधिक, इसमें मध्यम और इसमें कम। बच्चों ठोस को एकत्रित करने के लिए आपको पात्र की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये आपका बच्चों ठोस है, आपने इसको इकट्ठा करने के लिए किसी पात्र की आवश्यकता नहीं। परंतु द्रव को इकट्ठा करने के लिए आपको पात्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें बहाव पाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या है बच्चों? बहाव पाया जाता है। तो इसको इकट्ठा करने के लिए आपको पात्र की आवश्यकता होगी। ऐसे ही बच्चों गैस में भी, गैस को भी संग्रहित करने के लिए एक बंद पात्र की आवश्यकता है। अगर आपका पास पात्र है और अगर वो बंद नहीं है तो जो गैस होगी बच्चों क्या हो जाएगा? अधिक बहाव के कारण किसी भी दिशा में बह के चली जाएगी। अगला भाई, ठोस के कण जो आंतरिक आणविक बल होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है। क्यों? रिक्त स्थान कम होते हैं, कण पास पास होते हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो सबसे क्या हो जाएगा? अधिक होता है। सबसे कम किस में होता है बच्चों? गैस में। सबसे कम किस में होता है बच्चों? गैस में। आणविक आकर्षण बल जो सबसे कम होता है बच्चों वो गैस में पाया जाता है, सबसे अधिक ठोस में पाया जाता है, और मध्यम रूप से किस में पाया जाता है बच्चों? द्रव में पाया जाता है। क्लियर है? इनके आणविक कण गति नहीं करते, और अगर गति करते हैं तो वो नग्न होती है, ना के बराबर होती है। जो कण होते हैं उनमें रिक्त स्थान ना होने के कारण इनमें गतिशीलता क्या हो जाएगा? नहीं पाई जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा गतिशीलता किसमें पाई जाती है बच्चों? गैसों में पाई जाती है। और मध्यम गतिशीलता किसमें पाई जाती है? द्रव में पाई जाती है। क्लियर भाई? यहां तक आप सभी क्या बच्चों ये नोट कर लो। ये क्या है? आपके अंतर हो गए कि ठोस, द्रव और गैस में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। क्लियर है भाई सही बच्चों को? बच्चों तापमान, तापमान नापने के लिए बच्चों क्या है? एक तो सेल्सियस है आपका, ठीक है बच्चों, और एक क्या है बच्चों? केल्विन है। अगर सेल्सियस की बात करते हैं बच्चों तो इसको आपको किससे दर्शाया जाता है? सी डिग्री। ठीक है, आपने बच्चों ये सुना भी होगा। ठीक है, और तीसरा कौन सा बच्चों? फ़ारेनहाइट। अच्छा, केल्विन को बच्चों क्या? के से। और बच्चों फ़ारेनहाइट। क्लियर है भाई? ये बच्चों, अब बच्चों एक संबंध होता है इसमें सेल्सियस और केल्विन में। संबंध बच्चों सेल्सियस और केल्विन में। बच्चों 273.15 केल्विन किसके बराबर होता है बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस। 273.15 केल्विन बच्चों किसके बराबर होता है?
0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अर्थात आप कभी भी यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस भाई, 0 डिग्री सेल्सियस, यदि आप कभी भी किसी को केल्विन में बदलना चाहते हैं तो 273.15 जोड़ दो। ठीक है। मुख्यतः बच्चों हम 1.5 का जो डेसिमल के बाद वैल्यू उसका नहीं यूज करते, ये यूज करते हैं k इज इक्वल टू 273 प्लस में c। जैसे हमें क्या दिया, 50 डिग्री दिया हुआ है, 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको केल्विन में बदलना है, इसको केल्विन में बदलो, ये लिखा हुआ है। अगर इसको केल्विन में बदलो तो k इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 273 प्लस में 50, k इज इक्वल टू क्या, ये बच्चों 3 2 और ये कितना आ गया बच्चों, 323 केल्विन। 50 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है बच्चों 323 केल्विन। क्लियर है भाई ये बात। अब बच्चों अगला संबंध किसमें, फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में। क्या बच्चों, F इजिकल टू -32, सी इजिकल टू सी, F इजिकल टू -32, F-32 इजिकल टू C गुणे 9/5। ठीक है बच्चों। अब 5 बच्चों इधर जाके मल्टीप्लाई में और 9 बच्चों इधर जाके डिवाइड में, ये आ गया बच्चों आपका C की वैल्यू। क्लियर है भाई ये बात सभी बच्चों को। अब बच्चों अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं, तापमान की एसआई यूनिट की बात करते हैं, तापमान का एसआई मात्रक क्या है बच्चों, केल्विन। क्लियर है भाई। केल्विन जो है बच्चों एसआई मात्रक भी है। चले भाई आगे आते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन किसके बराबर होगा। बच्चों हमने क्या बताया है, अगर केल्विन में बदलना है आपको तो आप क्या 273 प्लस में सी, और सी की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 100 डिग्री। तो बच्चों के किसके बराबर आएगा, 273 प्लस में 100, के किसके बराबर आएगा बच्चों, 373। ठीक है बच्चों, 373। बच्चों मैंने 1.5 भी यूज किया था, वैसे मोस्टली नहीं यूज करते हैं। 1.5 के लिए क्या बच्चों, 273.15 प्लस में क्या सी किसके बराबर बच्चों, के। तो ऑप्शन में नहीं था तो हम 273.15 यूज कर लो बच्चों। तो ये कितना आ गया बच्चों, 373.15 केल्विन। क्लियर है।
आइए बच्चों, अगला क्या है बच्चों? गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं बच्चों? अगर बात गलनांक की जाए तो गलनांक क्या है? गलनांक बच्चों वह तापमान, एक तापमान है जो वायुमंडलीय दाब पर, किस पे बच्चों? वायुमंडलीय दाब पे। गलनांक बच्चों वह ताप जब वायुमंडलीय दाब पर किसी भी ठोस को, कोई भी बच्चों क्या है, ठोस हो, वो किस अवस्था में बदल दे? उसे द्रव अवस्था में बदल दे, उसे द्रव अवस्था में बदल दे। तो द्रव का बच्चों वो क्या है? उस द्रव का गलनांक कहलाता है। ठीक है। जब एक निश्चित तापमान पर, एक वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस अपनी अवस्था को द्रव में बदलता है तो उसे बच्चों क्या है? द्रव का गलनांक कहलाता है। यह बिंदु जिस यह बिंदु जिस पर द्रव और ठोस दोनों चरण संतुलन पर मौजूद होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? साम्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? साम्य। जब ठोस जो है द्रव में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो रहा होता है, तो इसे हम साम्य कहते हैं। ये बात क्लियर है भाई सभी बच्चों को? एक बार और सुन लो। वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस अपनी अवस्था को द्रव में बदल लेता है। ठीक है। ठोस किस में बदल रहा है अपने आप को? द्रव में। ठोस ठोस अपने आप को किस में बदल रहा है? द्रव में। ये क्या बच्चों? साम्य। क्लियर है? और ये क्या बच्चों? द्रव का गलनांक कहलाता है। बच्चों अगला क्या आता है? हिमांक। हिमांक क्या है बच्चों? हिमांक बच्चों बिंदु किसी द्रव का वह तापमान, ये द्रव का क्या बच्चा? वह तापमान है जब वायुमंडलीय दाब पर, कौन से दाब पे बच्चों? वायुमंडलीय दाब पर अपनी अवस्था तरल से किस में बदल लेता है? ठोस में बदल लेता है। तरल से किस में बदल ले रहा है बच्चों? ठोस में बदल ले रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हिमांक कहते हैं। क्लियर है भाई ये बात सही बच्चों को? चलिए, क्वथनांक क्या है बच्चों? किसी तरल का क्वथनांक, किसी भी तरल का क्वथनांक, किसी भी तरल का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर द्रव वाष्प दाब द्रव के वातावरण में वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है। किसी तरल का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस द्रव का वाष्प दाब पे द्रव के वातावरण के वायुमंडलीय दाब पर परिवर्तित हो जाता है। इस तापमान पर द्रव को वाष्पित में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों अगला क्वेश्चन आता है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह क्या कहलाता है? ठीक है। वह ताप जिस पर कोई भी ठोस किसमें परिवर्तित हो जाता है बच्चों? द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे द्रवणांक या गलनांक, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोई भी ठोस किसमें परिवर्तित हो रहा है? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो उसे आप क्या बोलोगे बच्चों? द्रवणांक या गलनांक कहते हैं। जिस भी तापमान पे ये बच्चों क्या हो जाएगा? बदलेगा, वह क्या कहलाएगा बच्चों? गलनांक कहलाएगा या द्रवणांक कहलाएगा।
तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ में क्या परिवर्तन आता है? भाई तापमान बढ़ाते हैं किसी चीज में तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ये बात भी सही है भाई। बिना में द्रव बदले सीधा गैसीय अवस्था में हो सकता है। यस, ये बात भी बच्चों क्या है, सही है। कोई चीज क्या हो जाएगा, अगर तापमान बढ़ाओगे ना तो जैसे कपूर हो गया बच्चों, या नेपथलीन की गोलियां हो गई, सीधा क्या है, ठोस से किस में बदल जाती है, गैस में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाती है। या अपरिवर्तित भी रह सकता है। यस, अपने गलनांक बिंदु तक क्या हो जाए, ना पहुंचे, तो जिस अवस्था में है ठोस है तो ठोस की अवस्था में रह सकता है। उपयुक्त सभी, यानी इसके बच्चों क्या है, सारे ऑप्शन क्या है, सही है। किसी ठोस को जब भी आप क्या है तापमान देते हैं तो ठोस से द्रव में हो सकता है। यस, ठीक है। या क्या बच्चों, द्रव से सीधा किसमें, गैस में परिवर्तित हो सकता है। या बच्चों कोई परिवर्तन ना हो, या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों चीजें बच्चों क्या है, सही है। इसलिए जो आपका ऑप्शन होगा ये क्या होगा बच्चों, उपयुक्त सभी। अगला टॉपिक भाई, क्या भाई, अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव। जब एक अवस्था जो होती है ठोस से द्रव या द्रव से गैस या किसी अन्य अवस्था में परिवर्तित होती है तो उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखना भाई, क्या पड़ता है भाई दाब का प्रभाव। बच्चों ध्यान दो, जब ठोस गलने पे आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, ठोस को आपने क्या हो जाएगा, गलाया, ठीक है, उसका आयतन बढ़ गया, जैसे क्या, मोम, नेपथलीन, ठीक है, उनका गलनांक बाह्य दाब बढ़ाने पर कुछ बढ़ जाता है, ठीक है। यदि क्या हो जाएगा, आप बाह्य दाब बढ़ा दोगे तो इनका जो गलनांक है वो क्या हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा। जो ठोस गलने पर सिकुड़ते हैं, जो ठोस क्या हो जाएगा, गलने पर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाते हैं, उनका गलनांक बाह्य दाब बढ़ाने पर कम हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठोस का आयतन यदि बढ़ रहा है, ठोस को गलाने पे आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है, तो आप अगर बाह्य दाब बढ़ाओगे तो गलनांक, जो बाह्य दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या हो जाएगा बच्चों, बाह्य दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। जो गलनांक बिंदु है वो बाह्य दाब बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा, जब उनको गलाने पे उनका आयतन बढ़ रहा है तब। यहाँ पे क्या बच्चों, पदार्थ है, ठीक है, गलाने पे आयतन बढ़ा, गलाने पे आयतन बढ़ा, ठीक है, तो बाह्य दाब बढ़ाने पर, बाह्य दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ जाएगा। ये लो भाई, हमसे पूछा है दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो बच्चों दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, पदार्थ है, पदार्थ कौन सा पदार्थ है, गलाने पर आयतन बढ़ता हो, गलाने पे क्या है, आयतन बढ़ता हो, तो बाह्य दाब बढ़ाओगे तो गलनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो ठोस गलाने पर आयतन बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, तो उनका दाब बढ़ाओगे, ठीक है, तो उनका गलनांक बाह्य दाब बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, इसके बिल्कुल अपोजिट। तो ये लाइन याद रखना, कैसे याद रखोगे कि भाई ठोस है, गलाने पर आयतन बढ़ रहा है, तो बाह्य दाब बढ़ाने पे गलनांक बिंदु भी क्या है, बढ़ जाएगा। ठोस है, गलाने पर सिकुड़ रहे हैं, आयतन कम हो रहा है, ठीक है, तो बाह्य दाब बढ़ाने पर गलनांक बिंदु भी कम हो जाएगा। क्लियर है भाई ये बात। अब बच्चों क्वथनांक पर भी प्रभाव पड़ता है, देखो कैसे, किसी द्रव के क्वथनांक पर भी बाह्य दाब का प्रभाव पड़ता है, गलनांक पे भी पड़ता है, क्वथनांक पे भी पड़ता है। क्वथनांक पे किस प्रकार,
दाब अगर कम होने पर, दाब कम होने पर क्वथनांक क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाता है, नीचे हो जाता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाता है। दाब बढ़ाने पर बच्चों किसी भी द्रव के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव पड़ता है। दाब कम होता है, दाब कम होने पर क्वथनांक भी क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। और दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या हो गया बच्चों? ज्यादा हो गया। क्लियर है भाई ये बात? आपको पता भी क्वथनांक क्या होता है और गलनांक क्या होता है। उदाहरण के तौर पे क्या दे रखा है? दाब कम करके जल को 100 डिग्री से नीचे ताप पर भी उबाला जा सकता है। आप दाब कम कर दो, जल कितने डिग्री पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है ना। अगर आप दाब कम कर दोगे तो इसको क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर भी क्या हो जाएगा? उबाला जा सकता है। जबकि दाब अधिक करोगे, जब दाब अधिक करोगे तो ये क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर क्या हो जाएगा? उबलेगा। समझे भाई? जल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा बच्चों? उबल रहा है, ठीक है। परंतु अगर आप दाब कम कर दोगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही क्या हो जाएगा? उबलने लगेगा। यदि दाब आप क्या है बढ़ा दो तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पे क्या हो जाएगा? उबलेगा। तो ये क्या है बच्चों? आपका दाब का प्रभाव है। उतार लो भाई। अपद्रव्यों का प्रभाव। किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ, किसी द्रव्य में घुलनशील पदार्थ उपस्थित होने से, ठीक है, उसका जो हिमांक होता है, उसका हिमांक कम हो जाता है। कोई भी चीज द्रव में क्या है बच्चों? घुलनशील है, जल में क्या हो गया? पूर्णतः घुल गई है, ठीक है। तो उसका जो हिमांक है बच्चों क्या है? कम हो जाता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलती है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? बर्फ पिघलती है। और बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि कुछ भी मिला दो तो बर्फ का गलनांक बच्चों 0 डिग्री से घट कर कितने डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्या कह रहा हूं बच्चों? जो हिमांक होता है, कोई भी तरल में क्या है, घुलनशील चीज पदार्थ क्या हो जाएगा? मिला दो तो उसका जो हिमांक होता है बच्चों वो क्या है? कम हो जाता है। जैसे जल, जल 0 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों क्या हो जाएगा? पिघल जाती है। परंतु अगर उसमें आप क्या हो जाएगा? नमक क्या हो जाएगा? मिला दो तो उसका गलनांक बिंदु 0 डिग्री से घट के कितना आ जाता है बच्चों? -22 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, ठीक है। ऐसे मिश्रण को बच्चों हम हिम मिश्रण भी कहते हैं। ऐसे मिश्रण को बच्चों हम हिम मिश्रण भी कहते हैं, ठीक है। इस मिश्रण का उपयोग बर्फ की कुल्फी आदि जमाने के लिए किया जाता है। आगे बात समझे बच्चों, एक बार और सुन लो। अगर कोई चीज जल में या तरल में क्या है बच्चों? घुलनशील है, आप उसको मिला देते हैं उसमें तो उसका हिमांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम क्या है, बर्फ लें तो बर्फ का बच्चों जो गलनांक बिंदु है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। परंतु उसमें नमक के आदि, नमक जैसी कोई चीज घुलनशील पदार्थ मिला देते हैं तो उसका गलनांक बिंदु 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ऐसे मिश्रण को आप हिम मिश्रण कहते हैं। और ये किस किस चीज में उपयोग में लेके आई जाती है बच्चों? इसका उपयोग बच्चों कुल्फी जमाने के लिए किया जाता है।
बच्चों अवस्था में परिवर्तन एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। अवस्था में परिवर्तन। यहां पे बच्चों मैं एक ठोस ले लो, एक ठोस ले लो, एक द्रव ले लो और एक क्या ले लो बच्चों, गैस। ये हमने बंद कर दिया। ये हमारी बच्चों क्या है, तीन अवस्थाएं आ गई। ठोस से यदि कोई चीज द्रव में परिवर्तित होती है तो इसे आप क्या बोलोगे बच्चों, संलयन। ठीक है। और द्रव से बच्चों कोई चीज क्या है, ठोस में क्या हो जाएगा, परिवर्तित, तो इसे आप क्या बोलोगे, जमना या जमाना। ठीक है। जो आपकी बर्फ है बच्चों, पानी से क्या हो जाएगा, आप उसे क्या है, जमा देते हो। ठीक है। इधर बना देता हूं बच्चों में एक पेज। अवस्था में परिवर्तन। ये बच्चों आपका ठोस, ये आपका बच्चों द्रव्य और ये बच्चों आपका गैस। इन तीनों को हम बॉक्स बंद कर देते हैं बच्चों। ठोस से कोई चीज द्रव में बदलती है तो उसे हम बच्चे बोलते हैं पिघलना या संलयन। और द्रव से बच्चों कोई चीज ठोस में बदलती है तो उसको हम बोलते हैं जमना। ठोस से बच्चों कोई चीज गैस में परिवर्तित हो जाती है डायरेक्ट तो उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, ऊर्ध्वपातन। या कोई चीज बच्चों गैस से सीधा किसमें परिवर्तित हो जाती है, ठोस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं बच्चों निक्षेपण। बच्चों अगर कोई चीज द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वथन। ठीक है बच्चों। और बच्चों गैस से बच्चों क्या है, द्रव में हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं बच्चों संघनन। क्लियर है बात सही बच्चों को। ये क्या है बच्चों, कुछ अवस्थाओं में परिवर्तन है जो आपको क्या है, याद होना चाहिए कि कोई भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। फैन ऑफ कर दो एक बार, फैन फैन, बस। बच्चों यहां तक हमने टॉपिक क्या है कंप्लीट कर लिए। इसके आगे का बच्चों हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। जब तक आप सभी बच्चे लगातार अपनी मेहनत से अपने प्रयासों को जारी रखें और लगातार बच्चों अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें।